हेलो साथियों, आपका स्वागत है विषयास में। आज हम चैप्टर 6 कवर करेंगे, क्लास 8th की साइंस की एनसीईआरटी का। तो लाइक फॉलो सब्सक्राइब करते रहिए और हमारी मेहनत को थोड़ा प्रोत्साहित करते रहिए। हम एकदम कंसाइज होकर चलेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी में ज़रूरी हैं। हमें फालतू की बकवास नहीं करनी है, वीडियो को बेमतलब का लंबा नहीं बनाना है। तो हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम पिछले चैप्टर की बात करें, चैप्टर 5 में हमने देखा था पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बारे में और कोल के बारे में। तो कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जब जलते हैं और उनसे हमें हीट मिलती है तो वो कंबशन की प्रोसेस से मिलती है। कंबशन और फिर उससे जो फ्लेम निकलती है उससे ही हम हीट प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम फ्यूल की बात करें तो फ्यूल क्या होता है, तो अगर हम काऊ डंग देखें, जो गोबर की जो उपले होते हैं, गोबर के उपले जो होते हैं वो एक्चुअली अगर हम बहुत देसी भाषा में बोलें तो कंडा भी कहीं कहीं बोला जाता है। तो कंडे होते हैं जो जो गाय और हमारे मवेशी होते हैं, उनके जो एक्सक्रीशन से निकलता है गोबर, उसको सुखा के काऊ डंग बनाया जाता है। तो वो भी हमारा एक तरीके का फ्यूल है। बहुत सदियों तक हमने लकड़ी का इस्तेमाल किया हुआ है एज अ फ्यूल। अब जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हमारे रिसोर्सेज, जैसे कोल हो गए, फिर उससे चारकोल बनता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गए, ये सारे हमारे फ्यूल हैं। इनके कंबशन से ही हमारी जो नीड होती है एनर्जी की वो पूरी होती है। अब कंबशन एक्चुअली क्या है, जो हमारे जो फ्यूल हैं वो हवा में जलते हैं। अगर हमें उसे पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ले जाए जो जिसमें उसका कंबशन हो जाए, जल जाए, तो उससे हमें हीट मिलती है, प्लस जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है और लाइट भी निकलती है। तो अगर हम कंबशन की एक डेफिनेशन देखें तो कोई केमिकल प्रोसेस है। कंबशन एक्चुअली एक केमिकल प्रोसेस है जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में किसी भी जो फ्यूल होता है उसे जला के हीट प्रोड्यूस करता है। उसे कंबशन प्रोसेस कहते हैं। एक्चुअली प्रोसेस होती है, इसको कंबशन कहते हैं। अब जो कंबशन प्रोसेस में हम जिस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं उसे फ्यूल कहते हैं। तो ये सिंपल सी प्रोसेस है और डेफिनेशन है। ये एक थोड़ी सी एक्टिविटी दी है बच्चों के लिए। जैसे हम अगर कोई कैंडल है उसको जला रहे हैं और मान लीजिए उसको हमने लकड़ी एक कांच के ग्लास से कवर कर दिया, तो ये एक्चुअली इसके अंदर जितनी ऑक्सीजन प्रेजेंस है उसकी मदद से जितनी देर देर जल सकती है उतनी जलेगी या फिर बुझ जाएगी। उसी तरीके से अगर हम सीधा रख दें ग्लास को और कैंडल जला के उसके ऊपर कार्डबोर्ड रख दें और ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ कर दें तो भी ये कैंडल बुझ जाएगी। तो ये एक डिस्क्रिप्शन है जिससे हमें पता चलता है कि आग के लिए जो कंबशन प्रोसेस है उसके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। बिना ऑक्सीजन के कंबशन की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकती। अब जो हमारा सन है, जो सूरज है, उसमें जो हीट और जो लाइट निकलती है वो एक्चुअली एंटायरली डिफरेंट प्रोसेस से निकलती है। वो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। अगर हम शॉर्ट में बोलें तो बहुत हाई टेम्परेचर में हाइड्रोजन के एटम मिल के हीलियम का एटम बनाते हैं। तो ये जो हीलियम का जो एटम है जब बनता है तो बहुत हाई एनर्जी और बहुत लाइट निकलती है। तो ये आगे देखेंगे बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है। कॉम्प्लेक्स भी इतनी ज़्यादा नहीं है। न्यूक्लियर रिएक्शन होते रहते हैं कंटिन्यूसली सूरज के कोर में, जिससे ये एनर्जी रिलीज़ होते रहती है। तो अगर हम देखें तो अगर कोई आदमी अगर आग से जला हुआ है, मान लीजिए ये आदमी का एग्जांपल है, अगर इसके कपड़ों में या किसी तरीके से आग लग गई है तो हम कंबल लपेट के उसकी सुरक्षा करते हैं। कंबल लपेटने से क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है, जो आग लगी हुई है वो बुझ जाती है। तो इसका एक साइंटिफिक प्रोसेस है कि आग को जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो हम रोक देते हैं। अब जो फॉरेस्ट फायर है उसका एग्जांपल दिया हुआ है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो जंगल के जो नीचे घास होती है वो एक्चुअली एकदम सूख जाती है। तो एक हल्की सी चिंगारी उस आग को भड़का देती है। मतलब जो ग्रास है वो एज अ फ्यूल काम करता है। थोड़ी सी चिंगारी कहीं से मिल जाए फिर ये आग पकड़ लेती है, फिर आग से ये पेड़, जो घास में आग लगी है उससे पेड़ों में आग लग जाती है। इस तरीके से फॉरेस्ट फायर होता है। अब किसी चीज़ में आग कब लगती है, अगर हम इग्निशन टेम्परेचर की बात करें। इग्निशन टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर जो कम से कम टेम्परेचर है जो किसी चीज़ को आग में कन्वर्ट कर दे। जैसे हम देख सकते हैं जो एलपीजी गैस है हमारे घर में,
उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है बहुत ही कम होता है। हम अगर गैस का लाइटर देखें, एक लाइटर जो होता है गोल सा जो इस तरीके से होता है, इसके अंदर अगर हम छोटी सी चिंगारी जो होती है बहुत लो टेम्परेचर की होती है, अगर वो चिंगारी जल जाए और एलपीजी गैस हो आसपास तो वो आग पकड़ लेती है। तो इग्निशन टेम्परेचर को हम इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। किसी भी सब्सटेंस का जलाने के लिए जो मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर होता है उसे हम उस चीज़ का इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। ये मैच स्टिक की हिस्ट्री लिखी हुई है। जो माचिस की तिली होती है उसको वो कब से बनी है, अगर हम देखें इतिहास में तो 5000 साल पहले एक छोटे से पाइन वुड के टिप पे थोड़ा सा सल्फ़र लगा देते थे इजिप्शियन लोग, उसे एज अ मैच स्टिक इस्तेमाल करते थे। आज के समय जो मॉडर्न मैच स्टिक्स है वो एक्चुअली एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड और वाइट फॉस्फोरस को मिला के बनाते हैं, किसी ग्लू के सब्सटेंस में मिला देते हैं तो वो मैस्टिक्स बन जाती है। तो मैस्टिक्स का एक एग्जांपल है। अब किसी चीज़ का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो इस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। जैसे एक कैंडल है, कैंडल अगर हम सूखा एक कागज़ का टुकड़ा उस कैंडल पे हम रखें तो ये तुरंत आग पकड़ लेगा। तो इसमें क्या होता है, जो इसका कागज़ का इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत जल्दी रीच हो जाता है तो इसमें आग लग जाती है। अगर इसी कागज़ में हम थोड़ा सा पानी भर दें, जैसे यहाँ पे हमने पानी भरा हुआ है, तो जो लोअर मोस्ट पार्ट है, जो सबसे नीचे का पार्ट है कागज़ का, वो एक्चुअली पानी से गीला होता है। तो इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत बढ़ जाता है। इसके आग लगाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है और ये कंटिन्यूसली जो टेम्परेचर है वो पानी में ट्रांसफ़र होता रहता है। तो इससे क्या होता है, ये आग नहीं पकड़ता। तो ये एग्जांपल है छोटा सा किस तरीके से इग्निशन टेम्परेचर कंट्रोल किया जा सकता है। जैसा कि हमने अभी देखा, जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है, जो जलने वाले जो पदार्थ होते हैं वो अपने इग्निशन टेम्परेचर से नीचे आग नहीं पकड़ते। वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। अब केरोसिन ऑयल और जो लकड़ी है दोनों का जो इग्निशन टेम्परेचर है बहुत डिफरेंस होता है। केरोसिन ऑयल जो है बहुत जल्दी जल जाता है और जो वुड है उसको बहुत देर तक तपाना पड़ता है तब जाके वो आग में परिवर्तित होता है। तो इस तरीके से जो टेम्परेचर का डिफरेंस है, इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग चीज़ों का अलग अलग होता है, तो वो दिखाया हुआ है। अब कुछ सब्सटेंस इनफ्लेमेबल होते हैं। कई कई आपने टैंकर्स में देखा होगा कि लिखा होता है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, ज्वलनशील पदार्थ हिंदी में कहें तो। जिन 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 सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, मतलब बहुत कम टेम्परेचर में आग पकड़ लेते हैं, उसे इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहते हैं। हिंदी में कहें तो ज्वलनशील पदार्थ। जो हमारा एलपीजी गैस है बहुत जल्दी आग पकड़ता है, बहुत जल्दी। इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है जो है वो बहुत कम होता है। हिंदी में कहें ज्वलनांक इसे कहते हैं हिंदी में। तो ज्वलनांक एलपीजी का बहुत कम होता है। अब हम जो आग है उसको कंट्रोल कैसे करें भाई, ये बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आग बहुत कॉमन है, कई जगह आग लग जाती है। तो हमें उसे कंट्रोल करना आना चाहिए कि किस तरीके से हम इसे कंट्रोल करें। तो एक फायर ट्रायंगल होता है। फायर ट्रायंगल को अगर हम देखें तो फायर ट्रायंगल में 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। एक तो ऑक्सीजन, दूसरा फ्यूल मतलब जो जलने के लिए चीज़ होती है वो, और दूसरी गर्मी अगर हीट की बात करें तो। अगर इन तीनों में से अगर एक चीज़ भी हम काट दें तो आग नहीं जलेगी। ये फायर ट्रायंगल कहते हैं कॉमन भाषा में। वही यहाँ चीज़ लिखी हुई है। 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, फ्यूल, एयर और हीट। हवा, हवा मतलब ऑक्सीजन, फ्यूल मतलब जो भी हमें लकड़ी है या फिर कंबल है, कागज़ है, हर तरीके की चीज़ फ्यूल है जो आग पकड़ सकती है। हीट मतलब टेम्परेचर। अगर तीनों में से एक चीज़ हम कट ऑफ कर दें तो आग नहीं लगेगी। अब जैसे फायर ब्रिगेड का एग्जांपल दिया है, कभी फायर ब्रिगेड अगर आती है तो तुरंत पानी डालना शुरू कर देती है। पहले ही जैसे देखेगी आग है तुरंत पानी डालना शुरू करती। तो पानी क्या कर देता है, एक्चुअली जो सब्सटेंस है, मान लीजिए लकड़ी है, लकड़ी जल रही है, बड़ी तेज़ी से जल रही है, तो इसमें पानी डाल के क्या करते हैं हम, इसका जो टेम्परेचर है, लकड़ी का टेम्परेचर है, हम बहुत जल्दी से नीचे ले आते हैं। तो जो हीट होती है वो कट ऑफ कर देते हैं हम इसमें से। तो हीट अगर कम हो जाएगी, इसका जो इग्निशन टेम्परेचर होगा वो हम कम कर देंगे तो आग बुझ जाएगी। इसी तरीके से अगर हम फायर एक्सटिंग्विशर है, हिंदी में कहें तो इसे अग्निशामक यंत्र कहते हैं। अग्निशामक
यंत्र। तो इस अग्निशामक यंत्र की जो फिलॉसफी है वो ऐसी है कि ये एक्चुअली जो फायर ट्रायंगल है इसमें से हवा जो ऑक्सीजन होती है इसकी सप्लाई को कट ऑफ कर देता है। वो कैसे करता है? तो फायर एक्सटिंग्विशर में बहुत हाई प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर किया जाता है। हाई प्रेशर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कंडेंस्ड होता है और जब ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल एनवायरमेंटल कंडीशन में जब वापस आता है तो बहुत जल्दी एक्सपांड होता है। तो ये क्या करता है एक्चुअली, अगर कोई सरफेस मान लीजिए यहाँ आग लगी हुई लकड़ी के कुंदे पर, तो अगर हम फायर एक्सटिंग्विशर बराबर इस्तेमाल करें तोड़ के, तो इसके ऊपर एक CO2 की लेयर डाल देता है बहुत जल्दी से। तो इस लेयर से क्या होता है, यहाँ पे जो हवा की सप्लाई है वो बाधित हो जाती है। तो यहाँ इसे अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ये आग है बिल्कुल बुझ जाएगी। इस तरीके से अग्निशामक यंत्र है, इसका काम होता है। अब ये बहुत जल्दी एक्सपांड होता है, तो एक्सपांड होने से क्या होता है, इससे जो टेम्परेचर होता है वो भी कूल डाउन कर देता है बहुत जल्दी। तो फायर एक्सटिंग्विशर बहुत कारगर उपाय है किसी भी आग को रोकने के लिए। बिजली के यंत्र जहाँ फायर जो लगती है, जो शॉर्ट सर्किट जो बहुत कॉमन चीज़ होती है आजकल, जो बिल्डिंग में फायर लगने के लिए बहुत कॉमन एक कारण है, तो फायर एक्सटिंग्विशर इज़ द बेस्ट टू कट ऑफ द एयर सप्लाई टू फ्यूल। बिजली से लगी हुई आग में हम पानी नहीं डाल सकते क्योंकि पानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो पानी से जो बिजली है वो फैल सकती है। तो हमें इसी चीज़ का इस्तेमाल करना है अगर बिजली की आग लगी है तो। अगर नॉर्मली भी हम देखें तो जो फायर एक्सटिंग्विशर है, अग्निशामक यंत्र ही बेस्ट होता है आग बुझाने के लिए। अब जो कंबशन है वो बहुत तरीके के होते हैं, तो ये देखते हैं। जो गैसेस होती हैं जैसे LPG हो गई, ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है, मतलब बहुत लो इग्निशन टेम्परेचर होता है इनका, तो बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है, तो इन्हें रैपिड कंबशन के कैटेगरी में हम डाल सकते हैं। एक दूसरा कंबशन का तरीका होता है, कुछ मटेरियल अपने आप आग पकड़ लेते हैं सडनली, जैसे फास्फोरस हो गया। फास्फोरस है रूम टेम्परेचर पे भी आग पकड़ लेता है, तो इसे हम स्पॉन्टेनियस कंबशन कहेंगे। अब स्पॉन्टेनियस कंबशन हो गया। दूसरा स्पॉन्टेनियस कंबशन का अगर एग्जांपल देखें तो कोल डस्ट इस्तेमाल करते हैं। जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं उसमें कोल डस्ट को बर्न किया जाता है क्योंकि बहुत जल्दी जलते हैं। तो इससे एक्चुअली कभी अनकंट्रोल्ड हो जाए तो इससे कोल माइंस में आग भी लग जाए, कोल माइंस में नहीं, एक्चुअली थर्मल पावर प्लांट में आग भी लग जाती है। स्पॉन्टेनियस फायर जो फॉरेस्ट में लगते हैं वह भी बहुत स्पॉन्टेनियस की कैटेगरी में आएगा क्योंकि बड़ी जल्दी आग फैलती है, मतलब फैलने के एक तरीके को बोल सकते हैं, स्पॉन्टेनियस तरीके से फैल रही है। अब एक्सप्लोजन एक तरीका होता है जो केमिकल रिएक्शन से होता है। जो फायर क्रैकर्स होते हैं बड़ी जल्दी उसमें केमिकल रिएक्शन होता है और उससे आग लग जाती है, तो ये होगा एक्सप्लोजन। तो ये टाइप ऑफ कंबशन है, 3 टाइप के कंबशन, एक्सप्लोजन, स्पॉन्टेनियस और रैपिड। अब हम फ्लेम के बारे में देखेंगे। फ्लेम कैसा होता है? जो आग लगती है एक्चुअली उसके ऊपर फ्लेम देखने को मिलती है हमें। जो लाइट होती है वो फ्लेम से होती है, इस तरीके से जो फ्लेम है ये होती है। अब फ्लेम को समझने से पहले एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये कैंडल है, कैंडल हमने जलाई। अब कैंडल को जलाने के बाद क्या किया है, एक ट्यूब लिया, छोटी सी ट्यूब, जो कैंडल की जो फ्लेम है उसके जस्ट नीचे रखा। तो क्या होता है, जो कैंडल के आसपास कैंडल की आग जो होती है वो एक्चुअली जो वैक्स है वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है कंटिन्यू, और वो सडनली एमफ्लेम हो रही है, मतलब जल रही है। तो एक्चुअल में जो छोटी सी गैस की जो सप्लाई है, जो वैक्स से बनी हुई गैस है, वो थोड़ी सी मात्रा में इस पाइप के थ्रू यहाँ चली गई। तो हम माचिस अगर यहाँ लगा देंगे तो थोड़ी सी आग यहाँ पकड़ लेगी। इसका जो कंक्लूजन ये होता है कि जो गैस यहाँ वैक्स से गर्मी से निकल रही है वो थोड़ी सी यहाँ ट्रांसफ़र होकर यहाँ जल रही है। तो वैक्स जब जलती है वो एक्चुअली वैक्स नहीं होती, वैक्स का एक गैसियस फॉर्म होता है। ये जो वैक्स से बनी हुई फ्लेम है इसका फंडा है। तो अब फ्लेम के बारे में एक छोटा सा कंसेप्ट ये है कि एक कांच का टुकड़ा रखा हुआ है। अब इसको यहाँ पे थोड़ी देर रखा 10 सेकंड के लिए। अब यहाँ निकाला तो थोड़ा सा एक ब्लैक सा पैच बन गया। अब ये ब्लैक पैच क्या होता है, जब कैंडल जल रही है इसका जो वेपर होता है, एक्चुअली वेपर जल रही है, तो वेपर की जलने की प्रोसेस में अगर बीच में रखा हुआ है
तो ये पूरी तरीके से जलती नहीं है, जो वेपर है पूरी तरीके से नहीं जलती। तो अनबर्न जो वेपर है वो कार्बनिक फॉर्म में यहाँ जमा हो जाती है, तो हमें इसको जलने का मौका ही नहीं दिया एक्चुअली, इसलिए ये कार्बनिक फॉर्म में यहाँ जमा है। अब जो फ्लेम है वो फ्लेम में गर्मी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, सबसे कम होती है। तो ये चीज़ समझने के लिए ये एग्जांपल परफेक्ट है। इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए जो कैंडल है, कैंडल जलने की प्रोसेस क्या है, कैंडल यहाँ पे हम दिए को आग लगाते हैं तो कैंडल सडनली वेपराइज करना शुरू कर देती है अपने मटेरियल को। जो वेपर होता है वो एक्चुअली ऊपर जाके बर्न होता है। तो जो वेपर है एक्चुअली यहाँ पे बर्निंग की प्रोसेस शुरू हुई है और ये ऊपर जाके कम्प्लीटली बर्न होता है। जो वेपर है एक्चुअली यहाँ पे कंप्लीट बर्निंग प्रोसेस हो रही है। तो इसमें जो एग्जांपल है ये समझाने की कोशिश किया हुआ है कि टेम्परेचर हाईएस्ट कहाँ होता है। अगर हम फ्लेम की बात करें तो हॉटेस्ट पार्ट होता है वो रेड होता है एकदम। यहाँ पे अगर हम देखें ये हॉटेस्ट पार्ट है, यहाँ पे गर्मी सबसे ज़्यादा होगी और यहाँ पे सबसे कम गर्मी होगी क्योंकि यहीं पे कंबशन की प्रोसेस शुरू हुई है। अरे भाई जब कोई चीज़ यहाँ पे शुरू ही हुई है तो यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी कैसे होगी, तो हीट जो है यहाँ पे सबसे कम होती है। अब ऑब्वियस सी बात है जो लीस्ट है और हॉटेस्ट है उसके बीच में मॉडरेट टेम्परेचर होगा। तो इस तरीके से फ्लेम का एक स्ट्रक्चर है। अब कलर से भी डिसाइड होता है कि यहाँ पे कंबशन की प्रोसेस शुरू ही हुई है तो पार्शियल कंबशन होगा। तो यहाँ पे जो पीला कलर है वो पार्शियल कंबशन को डिनोट करता है, जो येलो कलर है। और जो यहाँ पे जो ऊपर होता है वो एक्चुअली हल्का सा ब्लूइश कलर होता है यहाँ। तो यहाँ पे जो कंबशन की प्रोसेस है पूरी कंप्लीट हो गई, मतलब कंप्लीट कंबशन हो जाता है जो वेपर प्रोड्यूस हुई है, तो यहाँ पे ब्लू कलर होता है। अब जो जो ये फ्लेम है, फ्लेम के अंदर अगर हम इस फ्लेम को चारों तरफ से देखें, एक 3D फॉर्म में देखें, तो इसके एकदम बीचों बीच 3D फॉर्म में देखें, इसके बीचों बीच जो वैक्स होती है वो एक्चुअली ऐसे की वैसी होती है। तो यहाँ पे वैक्स एकदम ब्लैक कलर की होगी, जो वेपर है एज इट इज़ दिखाई देती है, तो यहाँ का टेम्परेचर कम होता है। इस तरीके से ये जो फ्लेम है उसका स्ट्रक्चर है। अब ये एक कॉमन सी एग्जांपल है किस तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई को ज़्यादा करके फ्लेम की इंटेंसिटी को बढ़ा के जो सोनार होते हैं वो सोने को गलाते हैं। तो हमने बचपन में देखा होगा कि जो सोनार होते हैं एक लंबी सी पाइप से इसको बहुत तेज़ी से फूंकते हैं। तो ये क्या होता है, जो फ्लेम है इसको अचानक से ऑक्सीजन की बहुत सारी सप्लाई मिलती है। तो ऑक्सीजन की सप्लाई से फ्लेम अपनी इंटेंसिटी बढ़ा देता है और टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। तो टेम्परेचर ज़्यादा होने से क्या होता है, यहाँ पे जो भी मेटल होगा वो बहुत हाई टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है, बाद में वो इसे अलग अलग शेप देते हैं। तो इस तरीके से बचपन में हमने देखा था, पता नहीं आज होता है या नहीं होता। आज तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है और कई इक्विपमेंट आ गए हैं जो मशीन से ही सारी चीज़ें कर ली जाती थी, बट पहले के ज़माने में इस तरीके से सोनार सोने को पिघलाया करते थे। अब जो हम आग बना रहे हैं एक्चुअली उसमें जो फ्यूल है, फ्यूल क्या होता है, जैसे ये कैंडल है फ्यूल होगा, तो फ्यूल क्या है, फ्यूल अगर जैसे हमने पहले देखा कि लकड़ी हो गया फ्यूल, चारकोल हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन, ये फ्यूल है। बट जो अच्छा फ्यूल होता है वो क्या होता है, अगर हम अच्छे फ्यूल की बात करें तो वो सस्ता होना चाहिए, अच्छे रेट पे मिल जाए, चीप हो, बहुत आसानी से जल जाए और बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करे और कोई अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट ना छोड़े, जैसे CO2 हो गया और जो एशेस हो गई, ये एक्चुअली एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती हैं। तो इस तरीके से अच्छे फ्यूल के बारे में हमने देखा। तो अच्छा फ्यूल एक्चुअली आज के टाइम पे जो आइडियल फ्यूल हम कहेंगे वो नहीं मिल पाता है। जितने भी फ्यूल आज के समय में अवेलेबल हैं वो सारे के सारे कुछ ना कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं, या तो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करेंगे या तो कुछ ना कुछ सब्सटेंस ऐसे छोड़ देते हैं कि वो बाद में डिस्पोज ऑफ करना बहुत मुश्किल होता है। अब अगर हम फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो फ्यूल एफिशिएंसी को मापने का एक तरीका होता है कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, तो एक अमाउंट ऑफ एनर्जी है, अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी भी सब्सटेंस के 1 किलोग्राम को बर्न करने से जो एनर्जी हमें मिलती है वो उस सब्सटेंस की कैलोरीफिक वैल्यू होती है। अब जो कैलोरीफिक वैल्यू है उसका यूनिट होता है किलो जूल पर केजी, केजे केजी। तो इस तरीके से कैलोरीफिक वैल्यू होती है। तो अगर कैलोरीफिक वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो फ्यूल उतना ही अच्छा होगा, एफिशिएंट होगा।
तो इस टेबल के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि काऊ डंग जो होता है, जो गोबर के उपले होते हैं, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे कम है। मतलब 1 किलोग्राम अगर हम काऊ डंग जलाएंगे तो हमें 6000 से 8000 किलो जूल पर केजी मिलेगा। दूसरे नंबर पे लकड़ी आता है, तो इस ऑलमोस्ट डबल हो गया मान लीजिए। अब अगर सबसे अच्छा माना जाता है आज के टाइम पे, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा है, वो हाइड्रोजन गैस होती है, क्योंकि ये गैसियस फॉर्म है और बहुत ज़्यादा इग्निशियस गैस है। तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू देखिए कितनी ज़्यादा है, 1,50,000 किलो जूल पर केजी। तो इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कैलोरीफिक वैल्यू की कितनी वैल्यू है। हम बहुत कम अमाउंट में हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, और उतनी ही एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए काऊ डंक हमें ट्रक भर के चाहिए। तो इस तरीके से जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो किसी भी फ्यूल की एफिशिएंसी को दर्शाता है। तो इसी तरीके से अलग अलग चीज़ों की अलग अलग कैलोरीफिक वैल्यू है। पेट्रोल, केरोसिन, डीजल की ऑलमोस्ट सेम है, और मीथेन गैस उसकी भी ऑलमोस्ट 50,000 सेम ही मान लीजिए। एलपीजी, एलएनजी सारी ही सेम रेंज में आएंगे, बट जो एक्चुअल डिफरेंस है वो ये है, हाइड्रोजन गैस सबसे ज़्यादा। अब जो हम फ्यूल बर्न करते हैं उससे हार्मफुल प्रोडक्ट्स रिलीज़ होते हैं। ये बहुत गंदी चीज़ है, जो हमारे जो फॉसिल फ्यूल हैं वो उससे जलाने से बहुत सारे सब्सटेंस निकलते हैं। जो अनबर्न सब्सटेंस हैं जैसे लकड़ी, कोयला, इस तरीके के सब्सटेंस को जलाने से कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं, जो कोल, जो कार्बन ब्लैक जिसे कहते हैं, वो भी हवा में घुल मिल जाते हैं। इससे डेंजरस पोल्यूटेंट्स होते हैं ये एक्चुअली, बहुत रेस्पिरेटरी डिसीज़ मतलब फेफड़ों में जाके जम जाएंगे, तो वो अस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब जो कोल है उसको अधूरे तरीके से अगर जलाएं, इनकम्प्लीट कंबशन जिसे कहते हैं, तो उससे धुआं निकलता है। धुआं एक्चुअली कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। ये गैस बहुत ख़तरनाक होती है, जहरीली गैस होती है। अगर हम कोई जैसे पहले के ज़माने में सिगड़ी हुआ करती थी, सिगड़ी में हम एक तरफ छेद हुआ करता था, यहाँ से आग लगाते थे, यहाँ कोयला रखा हुआ होता था, तो कोयला जलता था। तो जब इनिशियली जब कोयला जलना शुरू होता है तो बहुत सारा धुआं निकलता है यहाँ से। तो धुआं जो होता है एक्चुअली कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, बहुत ख़तरनाक गैस है। अगर हम बंद कमरे में सिगड़ी जलाते हैं तो इससे एक्चुअली जान भी जा सकती है, अगर बहुत ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड किसी ने कंज्यूम कर लिया तो। अब बहुत सारे फ्यूल को जो हम अगर जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड तो कॉमन सी गैस है, ये एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा गर्म कर देती है। एक्चुअली ग्रीन हाउस गैस है, ये एनवायरनमेंट में बहुत समय तक पड़ी रहती है, इसका कन्वर्जन नहीं होता। अगर फॉरेस्ट हम जिस तरीके से डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करने के लिए तो फॉरेस्ट जो है, एक्चुअली जो प्लांट्स हैं, यही CO2 को इस्तेमाल करके ऑक्सीजन में कन्वर्ट करती है। तो डिफॉरेस्टेशन हम करते जा रहे हैं और कंबशन जो फ्यूल है उनका कंबशन होता जा रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है एनवायरनमेंट में जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा होती जा रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा ग्रीन हाउस गैस है वो गर्मी को कैप्चर कर लेता है, हीट को कैप्चर कर लेता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब जो हमारा एवरेज टेम्परेचर है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है एक्चुअली। अब जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है जैसे डीजल है और कोल है और ये सब जलाने से सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस ये सब रिलीज़ होती है। तो नाइट्रोजन और सल्फ़र के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एक्चुअली बहुत ख़तरनाक गैस होती है, कोरोसिव गैस होती है। तो इससे ये हवा में मिल जाती है, जो बादल होते हैं उसमें मिल के एसिड रेन करती है। तो इससे जो हमारी फसलें हैं या फिर हमारी जो ज़मीन है उसकी जो मिट्टी है उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो इस तरीके से जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनका इस्तेमाल करने से हमें नुकसान होता है। अब जो पेड़ हैं उनको लगातार काटने से क्या होता है, जो एवरेज जो हमारा जंगल का इलाका है वो कम होता जा रहा है, जिसे हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो फॉरेस्ट हमारा जो नेचुरल सिंक होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, वो हम अपने हाथों से ही कम करते जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जो एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है वो नेचुरली एक्यूमुलेट होते जाएंगे, और हमें जो ग्रीन हाउस गैस हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड है वो हवा में बढ़ती जाएगी। तो एवरेज टेम्परेचर तो नेचुरली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इस तरीके से हम अपने ही एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते जा रहे हैं। तो चलिए चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। चलिए भाइयों, लाइक फॉलो सब्सक्राइब करते रहिए और हमारी मेहनत को थोड़ा प्रोत्साहित करिए, हम आगे ही ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। नमस्कार जी।